हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है संदीप चंद्राकर और मैंने एमटेक किया हुआ है आईआईटी दिल्ली से। 2011 में मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 242, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरा जो रेफरल कोड है वो रेफरल कोड है CH10। जो भी आप सब्सक्रिप्शन आगे जाके लोगे, अगर आप मेरा कोड यूज करते हो तो 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा, इंस्टेंट डिस्काउंट मिलने वाला है 10% आपको, राइट। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेशन हो गया, जो मेरे की सब्जेक्ट्स हैं। थर्मोडायनेमिक एप्लीकेशन में RAC हो गया, IC इंजन हो गया, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, राइट। ये मेरे की सब्जेक्ट्स हैं। नाउ नेक्स्ट अगर बात करें अनअकैडमी, ठीक है, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको आज की डेट में पता है कि जितने भी बेस्ट एजुकेटर है वो सारे के सारे बेस्ट एजुकेटर आपको मिल जाएंगे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, राइट। यहां पे आपके पास दो बैचेस है जिनके लिए आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल यूज करना है, ठीक है। एक है आपके पास प्लस बैच और दूसरा है आपके पास आइकॉनिक बैच, राइट। और ये चीज आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, ठीक है, जो वेन डायग्राम बना हुआ है, यहां से आपको सारी चीजें क्लियर होगी कि प्लस अगर आप आइकॉनिक बैच का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप प्लस बैच की सारी फैसिलिटीज, ठीक है, एक्सेस कर सकते हो, राइट। जैसे कि लाइव क्लासेस, ठीक है, वो तो होगा ही होगा, लाइव क्लासेस आपकी है, टेस्ट सीरीज आप इंगेज कर सकते हो, ठीक है। आपको एक स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल दिया जाता है। स्ट्रक्चर शेड्यूल मतलब कब आपको कौन सा सब्जेक्ट प्लान करना है, कैसे प्लान करना है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके अलावा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस, राइट। तो ये आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो डेफिनेटली ये पार्ट तो आप एक्सेस करोगे ही करोगे, राइट। अगर आप आइकॉनिक बैच का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आइकॉनिक बैच के सब्सक्रिप्शन में आपको जो EAC इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो मेंस है वो कवर होगा, राइट। आपको पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपको एक कोच अलॉट होगा। पर्सनल असिस्टेंट बोलने का मतलब, ठीक है, सपोज आप, राइट, क्योंकि आप प्रिपरेशन के जो मोड में हो तो बहुत सारी चीजें होती है, मोटिवेशन, डिमोटिवेशन, राइट। कभी कभी हमको लगता है कि कोई चीजें हमारे फेवर में नहीं हो रही है, राइट। और कोई सब्जेक्ट अगर हमें प्लान करना है, कैसे प्लान करना है, तो बहुत सारी चीजें होती है, राइट। सो पर्सनल कोच डेफिनेटली वो आपको मिलेगा, हेल्प मिलेगा। स्टडी प्लानर मतलब प्रॉपर वे में स्टडी को प्लान करना, ठीक है। प्रॉपर वे में स्टडी कैसे प्लान करते हैं, ठीक है, क्योंकि आज की डेट में, ठीक है, हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए, एंड अपार्ट फ्रॉम द हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क की भी नीड होती है, राइट। सो आपके पास परफेक्ट स्टडी प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास, और डेफिनेटली जो एक्सपर्ट है वो भी आपके पास एक्सपर्ट जुड़ेंगे आपके साथ, राइट, ठीक है। और वो जो एक्सपर्ट है वो आपके पास एक्सपर्ट एज एजुकेटर हो सकता है, या फिर आपके पास ऐसे आपके पास नंबर ऑफ लोग हो सकते हैं जो ऑलरेडी वो एग्जाम जो है वो क्रैक किए हुए, ठीक है। तो ये फायदा है आइकॉनिक बैच का, राइट। सो डेफिनेटली आइकॉनिक बैच प्लस, अगर आप आइकॉनिक बैच में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप प्लस बैच के ऑलरेडी पार्ट हो, लेकिन अगर आप प्लस बैच में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आइकॉनिक बैच का जो पार्ट है वो आप नहीं हो। क्लियर है पॉइंट, राइट। अब देखो, अब यहां पे जो मेरा रेफरल कोड है वो आपको कैसे काम आने वाला है। अगर आप प्लस बैच के लिए सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हो तो आपके पास 12 मंथ का आपके पास सब्सक्रिप्शन का मॉडल है, राइट। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो तो आपको पड़ेगा 22500, मतलब 22,500 रुपए, ठीक है। मेरा जो रेफरल कोड है वो है CHA10, राइट। अगर आप आइकॉनिक बैच के बारे में सोच रहे हो, आइकॉनिक बैच आपको लगता है ज्वाइन करना है, तो आइकॉनिक बैच के लिए अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो तो आपको मिलेगा कितने में, आपको मिलेगा 40,500 रुपीज। क्लियर है पॉइंट इतना, ठीक है। अगर याद रखिएगा रेफरल कोड, ठीक है, रेफरल कोड अगर आप लोगे तो ही आपको, ठीक है, इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज आपको इंस्टेंट डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा, राइट। अच्छा, अगर आप बिना रेफरल कोड के अगर जाते हो तो डेफिनेटली जो 12 मंथ का है, ठीक है, प्लस बैच के लिए अगर आप जाते हो तो आपको 2500 रुपए पे करना पड़ेगा, सॉरी 25,000 रुपीज पे करना पड़ेगा, आपको 25,000 रुपीज पे करना पड़ेगा अगर आप विदाउट, ठीक है, विदाउट रेफरल कोड आप जाते हो। लेकिन अगर आप रेफरल कोड अप्लाई करते हो, तो रेफरल कोड अप्लाई करते टाइम पे आपको ये कितने का पड़ेगा, जो प्लस जो आपके पास सब्सक्रिप्शन है वो पड़ेगा आपको 22,500 रुपीज का, ठीक है। EMI ऑप्शन अवेलेबल है, सो डेफिनेटली EMI ऑप्शन पे आप जा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतने का तो यार आप पार्टी करके उड़ा देते हो, ठीक है, तो बिल्कुल आप EMI ऑप्शन पे भी आप जा सकते हो, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट अगर मैं बोलता हूं तो नेक्स्ट आपके पास, ठीक है, फेसबुक ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, फेसबुक ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आप, ठीक है, जो भी अपडेट होता है, ठीक है, जो भी एग्जाम के रिगार्डिंग अपडेट है, ठीक है, वो अपडेट आप वहां से ले सकते हो, ठीक है। सो आपके पास फेसबुक ग्रुप गेट एस्पिरेंट्स के नाम से है, ठीक है, सर्च करिए जाके, तो वहां से आप, ठीक है, ज्वाइन करिए उस ग्रुप को। सो ज्वाइन करने से आपको बेनिफिट होगा,
ठीक है, चलिए, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज क्लियर है सबको? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आवाज क्लियर है क्या सबको? सबको आवाज क्लियर है? वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। बस मुझे मैसेज कन्वे करिए, आवाज क्लियर है सबको? यस, आई एम गुड, गुड, गुड। बस मुझे मैसेज कन्वे, यस, ओके, ओके, यस, यस, बस मुझे कन्वे करिए कि आप आवाज क्लियर है, आवाज क्लियर है, बस मुझे ये मैसेज कन्वे करिए जी। ओके, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो, सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, थंबनेल आपके पास क्या था? रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, राइट? सो अगर मैं बात करूं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, राइट? सो सब लोग, आपको गेट के सिलेबस से सब लोग अवेयर हो गए, ठीक है? गेट के सिलेबस के बारे में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है, बट स्टिल आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि भाई जो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग है वो तो एक बहुत बड़ा सा पार्ट होता है। जब हम कॉलेज लेवल पे पढ़ते हैं या ईएसी का सिलेबस अगर आप देखोगे तो जो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग है वो एक बहुत बड़ा पार्ट है, राइट? सो आपके पास जो गेट का सिलेबस है, गेट के सिलेबस में आपको कितनी सारी चीजें पढ़नी है, ठीक, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्लियर है क्या पॉइंट मेरा? राइट। सो सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। सो बच्चे जानते नहीं होंगे, सो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। यस, यस, बिल्कुल, मैं दोनों ही लैंग्वेज प्रीफर करूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? आई विल प्रीफर बोथ द लैंग्वेज, डोंट वरी। सो अगर मैं सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊं अबाउट, ठीक, मेरा जो नाम है संदीप चंद्राकर, ठीक है? सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं यहां पे आया हूं, तो मैं अपने बारे में बता दूं, राइट? मेरा नाम है संदीप चंद्राकर और मैंने 2011 में मेरी ऑल इंडिया जो रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक 2011 में मेरी थी 242 AIR 242। देन उसके बाद मैंने एमटेक ज्वाइन किया था। एमटेक मैंने किया हुआ है आईआईटी दिल्ली से, आईआईटी दिल्ली से मेरा एमटेक है, आईआईटी दिल्ली से मेरा एमटेक है। उसके बाद एमटेक जो मेरा है वो है थर्मल इंजीनियरिंग में, एमटेक जो है वो है मेरा थर्मल इंजीनियरिंग में। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं सो दैट कल के दिन में आपके पास, यस यस, ये दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर, ठीक है? सो सबसे पहले मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं अपने आप को। सो मेरा नाम संदीप चंद्राकर, 2011 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 242 थी। उसके बाद नेक्स्ट टाइम गेट दिया था तो ऑल इंडिया रैंक 90 थी। एमटेक मैंने किया हुआ है आईआईटी दिल्ली से, थर्मल इंजीनियरिंग में मेरा एमटेक है। देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद ब्लू स्टार लिमिटेड, ठीक है? सभी को पता होगा ब्लू स्टार लिमिटेड के बारे में। ब्लू स्टार लिमिटेड रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की कंपनी है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की कंपनी है। सो वहां पे मैंने काम किया था, ऑलमोस्ट 2 साल के आसपास मैंने काम किया। देन उसके बाद, ठीक है, फाइनली मैंने टीचिंग में स्विच कर लिया, ठीक है? चलो, ये तो मेरे बारे में हो गया, ये तो मेरे बारे में मैंने ब्रीफ इंट्रो आपको दे दिया, ठीक है? अगर कोई भी डाउट होगा रिगार्डिंग आगे जो भी होगा तो मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके 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 ओके। सो सबसे पहले चलो ठीक है, इधर आइए, सब लोग इधर आइए। चलो, मैंने अपने बारे में आपको इंट्रोड्यूस कर दिया, अब इधर देखिए, ठीक है? अगर मैं थर्मल साइंस की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं थर्मल साइंस की, राइट, अगर मैं थर्मल साइंस की बात करता हूं, सो थर्मल साइंस में अगर आप देखोगे तो बेसिकली आपके पास 2 पार्ट है। थर्मल साइंस में अगर आप देखोगे तो थर्मल साइंस में बेसिकली आपके पास 2 पार्ट होता है। एक होता है आपके पास बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और जो सेकेंड पार्ट होता है वो होता है एप्लीकेशन। सेकेंड पार्ट जो है वो है एप्लीकेशन। फर्स्ट पार्ट है बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड द सेकेंड पार्ट इज एप्लीकेशन। फर्स्ट लेक्चर है, डोंट वरी, फर्स्ट लेक्चर है ये,
ठीक है, आरएसी कवर करेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर करेंगे। मैं सारा चीज यहां बताऊंगा, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सिर्फ पेशेंस रखिए, मैं आपको सारा चीज बताऊंगा। डोंट वरी, जितना पॉसिबल हो पाएगा पूरा का पूरा मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। राइट, बिल्कुल बिल्कुल, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं थर्मल साइंस, तो थर्मल साइंस में आपके पास दो पार्ट है, ठीक है, देयर आर टू पार्ट्स इन थर्मल साइंस। वन इज बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड अनदर वन इज द एप्लीकेशन पार्ट। राइट, सो बेसिक्स जो पार्ट है, बेसिक्स पार्ट कवर किया होगा, ठीक है, एज यू सेड भाई कि विशाल सर ने कवर किया है। ओके, बेसिक्स वाला पार्ट जो है विशाल सर ने कवर किया होगा। सो बेसिक्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, स्टार्टिंग आपने स्टार्ट किया होगा कि सिस्टम, व्हाट इज द सिस्टम, व्हाट इज द सराउंडिंग, what is the point function, what is the path function, right, what is the zeroth law of thermodynamics, what is the first law of thermodynamics, right. So I will try to cover the basics also, right, क्योंकि यहां पे आपके पास एप्लीकेशन पार्ट आप कवर कर रहे हो एंड डेफिनेटली एप्लीकेशन वाले पार्ट में आपको बेसिक्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो जहां जहां पे मुझे लगेगा कि आपको बेसिक्स बताना चाहिए वहां पे डेफिनेटली मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा। सो उसके लिए कोई भी टेंशन आपको नहीं लेना है, राइट, और स्टार्टिंग भी मैं आपको बेसिक से ही करूंगा। सो उसके लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, करेक्ट है पॉइंट। सो अगर मैं बात करता हूं थर्मल साइंस, तो थर्मल साइंस हैज अ टू पार्ट, वन इज अ बेसिक्स पार्ट, अनदर वन इज अ एप्लीकेशन पार्ट। सो अगर मैं बेसिक्स पार्ट की बात करता हूं तो बेसिक्स पार्ट में मैंने आपको बताया कि जीरो ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप ओपन सिस्टम के लिए पढ़ते हो, क्लोज्ड सिस्टम के लिए पढ़ते हो, ठीक है, आप साइकिल्स के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हो, देन go to second law of thermodynamics, that entropic concept come into picture, right, then availability, pure substance. So this is the basic part. So application part, so basically यहाँ पे जो focus हम कर रहे हैं application part, application part. So application part if you see, application part अगर आप देखते हो तो application part आपके पास तीन आपके पास major आपको पढ़ना होता है application में। There are three parts in application, right. That first part is power plant engineering. That first part is power plant engineering, PPE. That first part is power plant engineering, right? जिसमें basically आप बात करते हो steam power plant, ठीक है, basically आप बात करते हो steam power plant, gas turbine power plant, right? So first part is a power plant engineering. Second part is IC engine. Second part is IC engine, right? Second part is IC engine and third part is refrigeration and air conditioning. Third part is refrigeration and air conditioning, right? So application has a three part: power plant engineering, IC engine and refrigeration air conditioning. So basically I'm here to discuss this part, refrigeration and air conditioning. Getting my point? So I am here basically to discuss this part, refrigeration and air conditioning. क्लियर। सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहां पे देखोगे तो थर्मल साइंस, इफ यू सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट द वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट इन गेट, वेटेज ऑफ दिस सब्जेक्ट इन गेट, अगर गेट में आप वेटेज की बात करते हो थर्मल साइंस, सो थर्मल साइंस हैज अ वेटेज ऑफ 12 to 14 मार्क्स, राइट। कंप्लीट थर्मल साइंस का अगर आप वेटेज देखोगे तो कंप्लीट थर्मल साइंस हैज अ वेटेज 12 to 14 मार्क्स, 12 to 14 मार्क्स, राइट। आउट ऑफ दिस 12 to 14 मार्क्स जो बेसिक्स कवर करता है, बेसिक्स की अगर हम बात करते हैं तो जो बेसिक्स कवर करता है दैट इज 4 to 6 मार्क्स। जो बेसिक्स कवर करता है वो बेसिक्स है आपके पास 4 to 6 मार्क्स। एंड दैट एप्लीकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो एप्लीकेशन जो रिमेनिंग पार्ट है, राइट, सो एप्लीकेशन का जो डेफिनेटली जो वेटेज है वो आपके पास 8 to 10 मार्क्स भी जाता है, ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूं, ऑन एन एवरेज, ठीक है। ओके ओके, एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन ऑन एन एवरेज आपके पास 8 to 10 मार्क्स आपके पास वेटेज है एप्लीकेशन पार्ट का। और उसमें से अगर मैं रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की अगर मैं बात करूं तो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का जो आपके पास वेटेज है आउट ऑफ दिस 8 to 10 मार्क्स, ठीक है, ऑन एन एवरेज 4 to 5 मार्क्स, 4 to 5 मार्क्स ये आपके पास वेटेज है, 4 to 5 मार्क्स आपके पास वेटेज है किसका, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का। क्लियर हो गई इतनी बात, राइट। सो चलो अभी ये तो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया वेटेज, सब्जेक्ट का वेटेज। और ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप इनपुट और आउटपुट की बात करते हो, इनपुट और आउटपुट की बात करते हो
तो दिस सब्जेक्ट रिक्वायर लेस इनपुट, एंड यू विल गेट द मैक्सिमम आउटपुट, राइट? दैट मीन्स समझिए ध्यान से, यहां से मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करो। ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट अगर गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हो, तो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आई से हार्डली आपके पास 20 आवर्स का सब्जेक्ट है, हार्डली 20 आवर्स का सब्जेक्ट, राइट? सो ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में डेफिनेटली इनपुट जो है वो कम है, बट करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है वो आउटपुट आपके पास ज्यादा है, राइट? सो अगर मैंने यहां पे अगर सब्जेक्ट का वेटेज बताया 4 to 5 मार्क्स, सो डेफिनेटली आपके पास 4 to 5 मार्क्स आप यहां से गेन कर सकते हो। क्लियर है इतनी बात मेरी आप लोगों को? इतनी बात क्लियर है? सो हमेशा जब भी आप स्टडी करते हैं ना, क्योंकि आपके पास जिनको इस बार गेट देना है, 2021 में, जिनको गेट देना है 2021 में जिनको गेट देना है, ठीक है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास जो सब्जेक्ट है वो प्लानिंग कैसे करें। तो जैसे मैंने बताया रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, दैट इनपुट आउटपुट, ठीक, अगर आप इनपुट देते हो तो करस्पॉन्डिंग जो आपको आउटपुट मिलेगा वो काफी अच्छा मिलने वाला है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, राइट? नाउ नेक्स्ट स्लाइड चलिए। अभी सबसे पहले मैं अगर बात करूं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग? व्हाट डू यू मीन बाय रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग? रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक है। काफी लोगों को लगता है कि ये दोनों सेम चीज है, ठीक है, काफी लोगों को लगता है कि ये दोनों जो है वो सेम चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए ध्यान से, मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि बोथ द थिंग्स आर सेम, ठीक है, काफी लोगों को लगता है कि दोनों चीजें सेम है, रेफ्रिजरेशन इन एयर कंडीशनिंग, बट देयर इज अ डिफरेंस, राइट? ठीक है, रेफ्रिजरेशन इन एयर कंडीशनिंग हैज अ स्लाइट डिफरेंस। व्हाट इज दोस डिफरेंस? ठीक है, सबसे पहले अगर आप आते हो रेफ्रिजरेशन पे, सबसे पहले अगर मैं आता हूं रेफ्रिजरेशन पे, रेफ्रिजरेशन, सो क्या मतलब होता है रेफ्रिजरेशन का? व्हाट डू मीन बाय रेफ्रिजरेशन? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो रेफ्रिजरेशन इन एयर कंडीशनिंग है, बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रेफ्रिजरेशन इन एयर कंडीशनिंग, बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल इज सेम, नो डाउट, ठीक है। जो यहां पे आपके पास साइकिल्स यूज होगा, ठीक है, जो साइकिल्स यूज होगा वो साइकिल नो डाउट दोनों ही आप रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में सेम साइकिल यूज होगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास अलग अलग साइकिल होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। रेफ्रिजरेशन का ऑब्जेक्टिव अलग है, एयर कंडीशनिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो अलग है, राइट? सो अगर मैं रेफ्रिजरेशन के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करूं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेफ्रिजरेशन? सो मेंटेन द सिस्टम टेम्परेचर, आई राइट हियर maintain the system temperature, maintain the system temperature below the surrounding temperature, below the surrounding temperature, so that we can preserve the items, राइट? हाँ, अरे देखो, घबराओ नहीं, बड़ा तो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। इधर समझो, आप लोगों का कमेंट आ रहा है, कमेंट जो आ रहा है, सी बड़ा लिखो, सो डोंट वरी, मैं बोल भी तो रहा हूं ना, उसके लिए आप टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं। देखो, ये मेरी आपके पास फर्स्ट लेक्चर है, मैंने ऐसे कभी पेन टैब में उतना पढ़ाया नहीं है। डेफिनेटली बोर्ड में मैंने पढ़ाया है, लेकिन पेन टैब में मैंने उतना पढ़ाया नहीं है, ठीक है। सो थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक बार हैबिट आ जाएगा, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार हैबिट आ जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं है, बट एट द सेम टाइम मैं बोल भी तो रहा हूं ना, तो उसके लिए पैनिक नहीं होना है, ठीक है। जो दिक्कत है उसके लिए पैनिक नहीं होना है, मैं आपको बोल भी तो रहा हूं ना, तो सुनने की कोशिश भी तो करो, ठीक है। चलो, सो सी, इफ आई से रेफ्रिजरेशन, सो मेंटेन द सिस्टम टेम्परेचर बिलो द सराउंडिंग टेम्परेचर सो दैट वी कैन प्रिजर्व द आइटम्स, राइट? आइटम्स लाइक
items like food, milk, right, chocolate, करेक्ट है, चॉकलेट हो गया, अपार्ट बियर एटसेट्रा, राइट. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेफ्रिजरेशन? यस, आई विल प्रोवाइड द पीडीएफ ऑल्सो, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट. सो सबसे पहले अगर मैं रेफ्रिजरेशन की बात करूं, सो रेफ्रिजरेशन का जो पर्पस होता है, राइट, सिस्टम का टेम्परेचर. इफ सपोज दिस इज योर सिस्टम, and this is the surrounding, right. सिस्टम और सराउंडिंग को कौन सेपरेट करता है? सिस्टम एंड सराउंडिंग को कौन सेपरेट करता है? सिस्टम एंड सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है दैट इज कॉल्ड द बाउंड्री. सिस्टम एंड सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है दैट इज कॉल्ड द बाउंड्री, करेक्ट. सो सी व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेफ्रिजरेशन? पर्पस ऑफ रेफ्रिजरेशन इज मेंटेन दिस सिस्टम टेम्परेचर. ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के टेम्परेचर को सराउंडिंग के टेम्परेचर से मिनिमम रखना, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव, सो दैट वी कैन प्रिजर्व द आइटम्स लाइक फूड, मिल्क, चॉकलेट एटसेट्रा. व्हाट इज द पर्पस ऑफ एयर कंडीशनिंग? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एयर कंडीशनिंग? क्या पर्पस है एयर कंडीशनिंग का? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एयर कंडीशनिंग? सो देखो नाम में ही लिखा है, एयर कंडीशनिंग, नाम में ही लिखा है. व्हाट इज द मोटो ऑफ एयर कंडीशनिंग? थोड़ा सा आप बता सकते हो? सो नाम में इसके, राइट, कंडीशन द एयर, कंडीशन द एयर एज पर ह्यूमन कंफर्ट, कंडीशन दी एयर एज पर ह्यूमन कंफर्ट, राइट. एयर को कंडीशन करना एज पर द ह्यूमन कंफर्ट, दैट इज कॉल्ड द एयर कंडीशनिंग, राइट. अब सी, इफ यू सी दैट ह्यूमन कंफर्ट, यहां पे एक बहुत ही भारी वर्ड यूज हुआ है. देयर इज अ भारी वर्ड. व्हाट इज दैट भारी वर्ड? दैट भारी वर्ड इज दैट ह्यूमन कंफर्ट. व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट ह्यूमन कंफर्ट, राइट. सो इसके बारे में पूरी की पूरी कहानी है. इफ यू सी ह्यूमन कंफर्ट, सो ह्यूमन कंफर्ट के बारे में पूरी की पूरी कहानी है ह्यूमन कंफर्ट के बारे में, राइट. सो ह्यूमन कंफर्ट के बारे में बात करेंगे. सो फिलहाल यहां पे अगर मैंने लिखा है एयर कंडीशनिंग, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ एयर कंडीशनिंग? दैट पर्पस ऑफ एयर कंडीशनिंग इज कंडीशन द एयर एज पर द ह्यूमन कंफर्ट, दैट इज कॉल्ड द एयर कंडीशनिंग. क्लियर है पॉइंट, राइट. नाउ सी, यहां पे मैंने वर्ड यूज किया है एयर, एयर. सी, एयर, ठीक है. तो एयर कंडीशनिंग का जो पर्पस है वो पर्पस क्या था? कंडीशन द एयर एज पर ह्यूमन कंफर्ट. यू से एयर, आप एयर बोल सकते हो, आप बोल सकते हो मॉइस्ट एयर, सेम चीज है, एयर, मॉइस्ट एयर, या फिर एटमॉस्फेरिक एयर, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है. सो एयर, मॉइस्ट एयर, एटमॉस्फेरिक एयर, राइट. एयर, मॉइस्ट एयर, एटमॉस्फेरिक एयर, राइट. इसका जो इसको कंडीशन करना एज पर द ह्यूमन कंफर्ट, दैट इज कॉल्ड द एयर कंडीशनिंग, राइट. अब देखो आपके पास यहां पे हम एयर की बात करें, जब भी हम एयर कंडीशनिंग की बात करते हैं तो एयर कंडीशनिंग में हम बात करते हैं किसके बारे में? एयर को कंडीशन करने के बारे में, ठीक है. हम बात करते हैं किसके बारे में? एयर को कंडीशन करने के बारे में. और अगर आप एयर को कंडीशन करने के बारे में आप बात कर रहे हो तो सबसे पहले आपको एयर की प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता होना चाहिए. तो एयर बोल लीजिए, या फिर मॉइस्ट एयर बोल लीजिए, या फिर एटमॉस्फेरिक एयर बोल लीजिए. इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, राइट. सो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आइडिया अगर हमको लगाना है तो देयर इज अ ब्रांच इन साइंस, ठीक है. आपके पास साइंस में ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं मॉइस्ट एयर के बारे में, राइट. सो देयर इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, in which we deal
in which we deal with moist air or simply I say air, or simply I say atmospheric air. ठीक है. What is that branch? उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? What is that branch? उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? उस ब्रांच को हम बोलते हैं साइक्रोमेट्री. ठीक है. That is called साइक्रोमेट्री. करेक्ट है. सो यहां पे आपको साइक्रोमेट्री के बारे में पढ़ना है. आपको साइक्रोमेट्रिक पढ़ना है, आपको साइकोमेट्रिक चार्ट पढ़ना है, डिफरेंट साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस के बारे में आपको पढ़ना है. राइट. सो दिस इज द पार्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग. राइट. सो अभी मैं आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल समझने की कोशिश करो. अभी मैं आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं. अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको क्या कर रहा हूं, एक जो आपके पास जो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में, ठीक है, आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में मैं बता रहा हूं. और बेसिकली मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट का वेटेज क्या है आपके गेट के एग्जाम में, एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग. सिर्फ इतनी बात मैंने आपको कही है और मैंने आपको कुछ नहीं बताया है. क्लियर है पॉइंट? राइट. सो अब यहां से अगर मैं बोलता हूं, सबसे पहले सी, मैंने यहां पे एक वर्ड और यूज किया था, ह्यूमन कंफर्ट. राइट. सो ह्यूमन कंफर्ट के बारे में यहां पे मैं कोई बात नहीं करने वाला हूं. ह्यूमन कंफर्ट के बारे में यहां पे मैं अभी कोई बात नहीं करूंगा, आगे जाके मैं बात करूंगा. क्लियर है पॉइंट? अब यहां पे एक चीज मैंने जो बोला था आपको, कंडीशन द एटमॉस्फेरिक एयर एज पर द ह्यूमन कंफर्ट. ठीक है. दैट इज कॉल्ड एयर कंडीशनिंग. सो यहां पे अगर मैं एयर की बात कर रहा हूं, एयर को कंडीशन करने की बात कर रहा हूं, तो क्या मेरा यहां पे मतलब जो है सिर्फ एयर को ठंडा करने से होगा क्या? क्या यहां पे मेरा जो मोटो होगा सिर्फ एयर को ठंडा करना मेरा मोटो होगा क्या? ठीक है. तो ऑब्वियसली एयर को ठंडा करना मेरा मोटो नहीं है. राइट. अगर सपोज आपको मैं एक ऐसे रूम में बताऊं, ठीक है, अगर मैं आपको, मान लो ये मेरे पास क्या है, एक रूम है. आप खुद थोड़ा सा सोच के देखिएगा. अगर मैं आपको एक रूम में बैठा देता हूं, यहां पे आप बैठे हो, ये आपके पास रूम है और रूम में बैठे हो, और रूम में जो एयर का जो टेम्परेचर है, वो एयर का टेम्परेचर मान लीजिए आपके पास 24 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है. 24 डिग्री सेल्सियस है. बाहर एम्बिएंट का जो टेम्परेचर है, उस एम्बिएंट के टेम्परेचर से आपके पास कहीं कम है. मान लो एम्बिएंट का टेम्परेचर आपके पास 40 डिग्री सेल्सियस है, और रूम का टेम्परेचर कितना है? रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस है. लेकिन इस रूम के एयर में आपके पास ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा है. आपके पास रूम का जो एयर है, इस रूम के एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा है. अब कोई बोल सकता है कि सर ह्यूमिडिटी क्या होता है? तो ह्यूमिडिटी क्या होता है, दैट ह्यूमिडिटी, इसके बारे में आगे और बात करेंगे, बट फिलहाल थोड़ा सा मैं आपको सिंपल भाषा में समझा दूं. ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है मॉइस्चर कंटेंट. ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है मॉइस्चर कंटेंट इन एयर. मॉइस्चर कंटेंट इन एयर, डेफिनेटली ना, मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होता है, जिसको आप वाटर वेपर भी बोलते हो. ठीक है. तो वो जो मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है, उसी मॉइस्चर कंटेंट को हम क्या नाम देते हैं? उसी मॉइस्चर कंटेंट को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी. राइट. अब मान लीजिए आपके पास, मैंने यहां पे बताया कि रूम का टेम्परेचर तो 24 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आपके पास अंदर का जो एयर है, उस एयर में आपके पास काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी है. तो क्या आपको कंफर्ट फील होगा क्या? सबसे पहले आप मेरे को बताओ, क्या कंफर्ट फील होगा आपको? आप अपने ऊपर लेके देखो, आप इस चीज को अपने ऊपर लेके देखो कि अगर आप एक ऐसे रूम में बैठे हैं जहां का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस है, बट वहां के एयर में आपके पास ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर कंटेंट काफी ज्यादा है, तो आप फील करोगे एक चिपचिपाहट. अगर हम इसको हिंदी भाषा में बोले तो हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं चिपचिपाहट. राइट. तो आप कंफर्ट फील नहीं करोगे. वैसे ही सपोज अगर मान लो यहां पे मेरे पास जो एयर है, इस एयर की जो वेलोसिटी है, यहां पे जो एयर प्रेजेंट है, इस एयर की जो वेलोसिटी है वो काफी ज्यादा है, तो भी आप कंफर्ट फील नहीं करोगे. यहां के एयर में अगर एक बैड स्मेल हो एयर में, तो भी आप कंफर्ट फील नहीं करोगे. राइट. सो समझिए ध्यान से कि एयर को कंडीशन करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि टेम्परेचर कम करना है, जो कि पर्पस होता है रेफ्रिजरेशन में. ठीक है. रेफ्रिजरेशन में हमारा पर्पस क्या होता है? रेफ्रिजरेशन में हमारे पास जो पर्पस होता है वो होता है, एक कंट्रोल वॉल्यूम है, एक सिस्टम है, उसका जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर को एम्बिएंट टेम्परेचर से क्या करना है? एम्बिएंट टेम्परेचर से कम मेंटेन करना है. ये आपके पास ऑब्जेक्टिव होता है. लेकिन एयर कंडीशनिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है. देखो, बेसिक प्रिंसिपल सेम है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव अलग है.
एयर कंडीशनिंग का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, आपके पास एयर को कंडीशन करना एज पर द ह्यूमन कंफर्ट। और ह्यूमन कंफर्ट में बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है। आपके पास डेफिनेटली टेम्परेचर क्या है, राइट, आपके पास ह्यूमिडिटी क्या मेंटेन है, क्या मेंटेन करना है, राइट, एयर की जो वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए, राइट, आपके पास स्मेल जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ये सारा चीज डिसाइड कौन करता है, ये जो सारा चीज है कि आप ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए, अगर ह्यूमन कंफर्ट की आप बात कर रहे हो तो ह्यूमन कंफर्ट के लिए ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए, राइट, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, एयर की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है आश्रय, ASRAE, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है आश्रय। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आश्रय? So this is nothing but the American Society of Heating, Refrigeration, Air Conditioning Engineers, right? This is the society, ठीक है। जैसे आप देखते हो, आप ऑलमोस्ट सभी मैकेनिकल इंजीनियर हो, देयर नंबर ऑफ सोसाइटी, लाइक सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, राइट, सोसाइटी ऑफ मटेरियल टेस्टिंग, राइट, वैसे ही यहां पे आपके पास सोसाइटी है, एंड दैट सोसाइटी इज अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स। सो वो डिसाइड करता है कि आपके पास अगर ह्यूमन कंफर्ट चाहिए तो ह्यूमन कंफर्ट के लिए ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, एयर की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ये सारा चीज कौन डिसाइड करता है? आश्रय डिसाइड करता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ठीक है, इस पे उतना डेप्थ में हमको नहीं जाना है, ये आश्रय के बारे में जब आप, ठीक है, कल के दिन में अगर आप प्रैक्टिकल फील्ड में आप जाते हो, प्रैक्टिकल फील्ड में और एयर कंडीशनिंग वाला फील्ड आप चूज करते हो, एयर कंडीशनिंग वेंटिलेशन वाला जो फील्ड है, मतलब बोलने का मतलब HVAC, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, अगर आप इस फील्ड में जाने की, अगर इस फील्ड में आप जाते हो तो आपको पूरा का पूरा आश्रय का गाइडलाइंस, आश्रय का हैंडबुक, ये सारा चीज आपको प्रिफर करना पड़ता है अगर आप एयर कंडीशनिंग यूनिट कोई आप डिजाइन कर रहे हो तो, राइट। सो फिलहाल यहां पे इतनी चीजें हमको बात नहीं करनी है, ठीक है, यहां पे इतना चीज नहीं करना है बात आपको। सो जो आपके पास बेसिक चीज था वो मैंने आपको यहां पे बता दिया। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अच्छा, यहां पे साइक्रोमेट्री भी हमने डिफाइन कर लिया कि भाई जब एयर कंडीशनिंग आप पढ़ रहे हो तो आपको साइक्रोमेट्री पढ़ना पड़ेगा, राइट। और साइक्रोमेट्री मैंने आपको अभी डिफाइन किया। व्हाट इज द साइक्रोमेट्री? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील विथ मॉइस्ट एयर, या फिर सिंपली आई से एयर, या फिर सिंपली आई से एटमॉस्फेरिक एयर। दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड साइक्रोमेट्रिक, राइट। सो यहां पे आपको साइक्रोमेट्री, साइक्रोमेट्रिक प्रोसेसेस, इसके बारे में आपको पढ़ना है, राइट। अब वापस आता हूं मैं सिलेबस, ठीक है। अब मैं वापस आता हूं गेट के सिलेबस के बारे में, गेट के सिलेबस के बारे में मैंने पहले ही बताया, आज मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स डिस्कस कर रहा हूं। गेट सिलेबस, ठीक है, गेट का सिलेबस। सो जो गेट का सिलेबस है उसमें अगर रेफ्रिजरेशन, ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं रेफ्रिजरेशन, सो रेफ्रिजरेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है, रेफ्रिजरेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला जो आपके पास टॉपिक है वो है आपके पास आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल, आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल, आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल। क्लियर है पॉइंट? सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट टॉपिक आप बोल लो, आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल। सेकेंड जो पार्ट है वो है आपके पास गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम, गैस रेफ्रिजरेशन, गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम, गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम, राइट। थर्ड पार्ट है वेपर कंप्रेशर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, रेफ्रिजरेशन इन शॉर्ट मैं लिख रहा हूं REF, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वेपर कंप्रेशर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। और जो आपके पास फोर्थ जो पार्ट है वो है आपके पास वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम,
क्लियर है? सो ये मेरे पास रेफ्रिजरेशन में ये मेरे को पढ़ना है, आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल, गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। पहले मैंने ही बोला था, पहले ही बताया मैंने, जो गेट का जो सिलेबस है वो आपके पास बहुत छोटा सा सिलेबस होता है, ठीक है, लेकिन इसी चीज को अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ते हो या इंजीनियरिंग सर्विसेज का आप सिलेबस देखते हो तो थोड़ा सा वास्ट होता है, राइट? चलो, सो ये हो गया रेफ्रिजरेशन का आपके पास सिलेबस। वैसे ही अगर मैं बात करूं किसकी, वैसे ही अगर मैं बात करता हूं एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग, करेक्ट है? वैसे ही अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं एयर कंडीशनिंग, सो एयर कंडीशनिंग में यहां पे आपको पढ़ना है साइक्रोमेट्री, साइक्रोमेट्री, साइक्रोमेट्री एंड साइकोमेट्रिक चार्ट, साइकोमेट्रिक चार्ट, साइकोमेट्रिक चार्ट, साइकोमेट्रिक चार्ट, साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस, साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस, साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस। और अगर टाइम बचा तो हम बात करेंगे एयर कंडीशनिंग, सॉरी, समर एयर कंडीशनिंग, विंटर एयर कंडीशनिंग। अगर टाइम बचा तो हम बात करेंगे समर एयर कंडीशनिंग, जो कि आपके पास ईएस में पूछता है, समर एयर कंडीशनिंग, समर एयर कंडीशनिंग एंड विंटर एयर कंडीशनिंग, विंटर एयर कंडीशनिंग, विंटर एयर कंडीशनिंग। क्लियर है भाई? ठीक है, इतनी सारी चीजें क्लियर है क्या? इतनी सारी चीजें क्लियर है क्या? ये क्लियर है क्या सबको? ठीक है, ये सारा चीज क्लियर है? ठीक है, ठीक है। देखो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, फालतू की चीजें डिस्कस नहीं करते, ठीक है। यहां पे आप बताओ जो चीजें मैं पूछ रहा हूं क्या क्लियर है सारी चीजें, यहां तक अभी तक जो चीजें मैंने बोला आप लोगों को? चलो नाउ नेक्स्ट आपके पास यहां पे मैं थोड़ा सा आपके पास जो भी आपने थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक्स पढ़ा है, ठीक है, जो भी आपने थर्मोडायनेमिक्स का जो बेसिक्स पढ़ा है, थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक्स पे मैं थोड़ा फोकस करना चाहूंगा, ठीक है। जो थर्मोडायनेमिक्स का जो बेसिक्स है उसमें मैं फोकस करता हूं, बेसिक्स, ठीक है, क्योंकि यहां मेरे को बेसिक्स की जरूरत पड़ेगी। एक चीज आप समझिए, कभी भी आप साइकिल के प्रॉब्लम को डिस्कस करते हो, साइकिल के प्रॉब्लम को, ठीक है, सो एप्लीकेशन में आप देखोगे पूरा साइकिल ही चलता है। जो एप्लीकेशन आप पढ़ते हो थर्मोडायनेमिक्स का जो एप्लीकेशन है उसमें आपके पास पूरा का पूरा आपके पास साइकिल ही चलता है। जैसे कि अगर आप पावर प्लांट इंजीनियरिंग पढ़ते हो तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग में आप रैंकाइन साइकिल पढ़ते हो, ठीक है, स्टीम पावर प्लांट में यूज होता है रैंकाइन साइकिल, ठीक है, गैस टरबाइन पावर प्लांट में यूज होता है ब्रेटन साइकिल या उसी को आप बोलते हो जूल साइकिल, राइट। जब आप आईसी इंजन में आते हो तो आप पढ़ते हो ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूएल साइकिल, स्टर्लिंग साइकिल, एटकिंसन साइकिल, ये सब साइकिल्स है। वैसे ही अगर मैं यहां पे अगर बात करता हूं रेफ्रिजरेशन इन एयर कंडीशनिंग, सो यहां पे आप पढ़ रहे हो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है, रिवर्स ब्रेटन साइकिल, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास साइकिल है। सो एप्लीकेशन वाला जो पार्ट है ना, समझना ध्यान से, जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो पूरा साइकिल है। और कभी भी आपको साइकिल के प्रॉब्लम को अगर डील करना है, व्हेनेवर यू वांट टू डील दी साइकिल प्रॉब्लम, अगर आपको साइकिल से प्रॉब्लम को अगर आपको डील करना है, सो सिर्फ आपको दो चीजें चाहिए होती है, दो चीजों में आपका कमांड आना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मुझे दो चीजें चाहिए। कभी भी एप्लीकेशन वाला पार्ट अगर आप देखते हो और एप्लीकेशन वाला जो पार्ट है वो पूरा का पूरा साइकिल है, साइकिल के प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है तो सिर्फ दो चीजें आनी चाहिए आपको। दैट फर्स्ट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पहला आपके पास क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दैट फर्स्ट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड दैट सेकंड इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कोई बहुत बड़ी बात कर दी क्या मैंने? कोई बहुत बड़ी बात की क्या मैंने? कोई बहुत बड़ी बात नहीं की है। साइकिल के प्रॉब्लम को अगर आपको डील करना है तो आपको क्या आना चाहिए, फर्स्ट लॉ यूज करना आना चाहिए और आपको सेकंड लॉ यूज करना आना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आपको आता है
अगर आपको ये दोनों चीजें आता है, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ का यूज करना, तो बाबू मैं लिख के देता हूं, कभी भी आपको एप्लीकेशन पार्ट में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। और मुझे लगता है पूरे के पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सबसे इजी पार्ट अगर आपको लगता है, तो इजी पार्ट अगर लगेगा तो वो है थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन। अगर इन दो चीजों पे आपकी कमांड आ जाती है, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच इज नथिंग बट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच इज नथिंग बट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, second law of thermodynamics which is nothing but the law of degradation of energy, right? So ये आपके पास क्या है, स्टेटमेंट आपको पता होगा, स्टेटमेंट आपको पता है, लेकिन मैथमेटिकली अगर आपको फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर यूज करना आता है, सो डेफिनेटली आपको लगेगा कि एप्लीकेशन जो है वो पूरे के पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इजीएस्ट पार्ट है, इजीएस्ट पार्ट। गेटिंग माय पॉइंट, राइट? और यहां पे भी अगर आप देखोगे ना, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में भी, तो मेनली इसी का गेम है, इसी का खेल है पूरा। दैट कंप्लीट थिंग इज डिपेंडेंट ऑन दैट एप्लीकेशन, द कंप्लीट थिंग इज डिपेंड ऑन दी कि कैसे आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हो और कैसे आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हो। सो सबसे पहले मैं बेसिक्स, मैं आपको, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक रिवाइज करवा रहा हूं, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बोलूं बेसिक्स, सो बेसिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आपको समझिए, आपने पढ़ा होगा, मैं ये नहीं बोल सकता कि आपने पढ़ा नहीं होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। मैं आपको सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं, सिर्फ रिवाइज, सो दैट आगे जब मैं रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग कंप्लीटली, जब मैं आपको वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पढ़ाऊं या वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल पढ़ाऊं या फिर गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ाऊं, तो आपको कोई भी दिक्कत फेस ना करना पड़े, राइट? इसीलिए मैं थोड़ा सा पहले बेसिक्स पे बात करूंगा, उसके बाद मैं कहां पे जाऊंगा, उसके बाद मैं आगे रेफ्रिजरेशन वाला पार्ट अपन स्टार्ट करेंगे। क्लियर है भाई? इतनी बात क्लियर है क्या सबको? राइट? अब चलो, अगर मैं बेसिक्स पे सबसे पहले, ठीक है, ठीक है, बेसिक्स में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा व्हाट इज द सिस्टम, व्हाट इज द सराउंडिंग, व्हाट इज द पॉइंट फंक्शन, व्हाट इज द पाथ फंक्शन, व्हाट इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने कवर किया हुआ है। वो जो चीज है वो ऑलरेडी आपने कवर किया हुआ है, राइट? वो चीज आपने कवर किया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता उस चीज को बताने की जरूरत है। जो चीज आपको आता है वो चीज मैं बता के क्या करूंगा, ठीक है? सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, सिस्टम पहचानना, सराउंडिंग पहचानना, राइट? इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, पॉइंट फंक्शन क्या है, पाथ फंक्शन क्या है, ये मैं यहां बेसिक्स में नहीं बताने वाला हूं, राइट? क्योंकि ये चीजें आप पढ़ चुके हो। सो यहां पे जो काम की चीज है वो काम की चीज मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आता हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इन शॉर्ट थर्मोडायनामिक्स को मैं लिख रहा हूं TH, राइट? सो सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करें, जिसको और आप क्या बोलते हो, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट? दिस इज नथिंग बट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर स्टेटमेंट पे आप जाओगे, अगर आप स्टेटमेंट पे जाओगे तो स्टेटमेंट क्या बोलता है? स्टेटमेंट बोलता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट है, राइट? लेकिन स्टेटमेंट से मेरे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है? मेरा जो एग्जाम है, मेरे एग्जाम में कभी नहीं पूछने वाला व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये कोई नहीं पूछेगा, राइट? आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिखना आना चाहिए। इफ सपोज दिस इज माय सिस्टम, ठीक है भाई, ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास है सिस्टम, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है सराउंडिंग, सिस्टम सराउंडिंग, ठीक है? सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है, सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है, उसको अभी आपने बोला था, उसको मैं क्या बोलता हूं, उसको मैं बोलता हूं बाउंड्री, उसको मैं क्या बोलता हूं, उसको मैं बोलता हूं बाउंड्री, राइट? अब यहां से अगर मैं बात करता हूं, समझिए ध्यान से, ठीक है? ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सिस्टम है, और इस सिस्टम में क्या हो रहा है, इस सिस्टम में एनर्जी आपके पास क्या है, एनर्जी जो है वो एनर्जी इन हो रहा है, और यहां से आपके पास क्या हो रहा है, एनर्जी जो है वो एनर्जी आउट हो रहा है। एनर्जी इन है और एनर्जी क्या है, एनर्जी जो है आउट है, राइट? और साथ में आप देखोगे कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी का क्या हो रहा है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी का स्टोर हो रहा है, राइट? सो अगर मैं यहां पे अगर बोलता हूं कि मान लो आपके पास 10 यूनिट एनर्जी इन हो रहा है, आपके पास 8 यूनिट एनर्जी जो है वो आउट हो रहा है,
और आपके पास 2 यूनिट एनर्जी का क्या हो रहा है, 2 यूनिट एनर्जी का क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तो भाई इसको अगर मैं सिंपल भाषा में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं कि 10 बराबर 8 प्लस 2, बताओ लिख सकता हूं कि नहीं? 10 बराबर 8 प्लस 2। अब आपके पास ये जो 10 है वो क्या है बेसिकली, व्हाट इज दिस 10, ये है एनर्जी इन। ये जो 8 है वो मेरे पास क्या है, वो है मेरे पास एनर्जी आउट। और आपके पास जो 2 है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है स्टोरेज ऑफ एनर्जी। यही है ना भाई, 10 बराबर 8 प्लस 2 लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है। सो यहां से अगर देखोगे तो 10 आपके पास क्या है, 10 आपके पास है एनर्जी इन, 8 आपके पास क्या है, 8 है आपके पास एनर्जी आउट, और 2 आपके पास क्या है, 2 है आपके पास एनर्जी जो स्टोर हो रहा है। क्लियर है पॉइंट, राइट? अब यहां पे आप समझिए कि अगर मान लो कि आपके पास जो एनर्जी इन हो रहा है, इफ सपोज एनर्जी जो इन हो रहा है वो किस फॉर्म में है, हीट ट्रांसफर के फॉर्म में है। जो एनर्जी इन हो रहा है वो किस फॉर्म में है, हीट ट्रांसफर के फॉर्म में है। जो एनर्जी आउट हो रहा है वो किस फॉर्म में है, वर्क ट्रांसफर के फॉर्म में है, राइट? सो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, देखो एनर्जी जो इन हो रहा है उसको मैं लिख रहा हूं प्लस एनर्जी जो इन हो रहा है, ठीक है? एनर्जी किस फॉर्म में इन हो रहा है, हीट ट्रांसफर के फॉर्म में इन हो रहा है, ठीक है? तो यहां से अगर देखोगे तो ये हो जाएगा प्लस Q12 इज इक्वल टू, जो एनर्जी आउट हो रहा है वो किस फॉर्म में आउट हो रहा है, वर्क ट्रांसफर के फॉर्म में, तो वर्क ट्रांसफर के फॉर्म में हो रहा है तो ये हो जाएगा W12 प्लस डेल्टा ई, प्लस डेल्टा ई। क्लियर है? ठीक है। यहां पे अगर देखोगे जो एनर्जी इन है, आप इस चीज को ऑब्जर्व कर पा रहे होगे, जो एनर्जी इन है वो एनर्जी किस फॉर्म में इन हो रहा है, हीट ट्रांसफर के फॉर्म में इन हो रहा है। जो एनर्जी आउट हो रहा है वो किस फॉर्म में आउट हो रहा है, एनर्जी आउट जो हो रहा है वो वर्क ट्रांसफर के फॉर्म में आउट हो रहा है, राइट? सो यहां पे अगर देखोगे एनर्जी इन, तो भाई जो हीट एनर्जी इन है उसको मैं बोल रहा हूं क्या, प्लस Q12, राइट? जो वर्क ट्रांसफर आउट है उसको मैं क्या बोल रहा हूं, W12, और आपके पास स्टोरेज ऑफ एनर्जी डेल ई, राइट? अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने लिखा है ये किस सिस्टम के लिए है, किस प्रोसेस के लिए है, और आपके पास किस टाइप के सब्सटेंस के लिए है? तो भाई ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपके पास जनरल एक्सप्रेशन है विच इज एप्लीकेबल फॉर ओपन प्लस क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, ये दोनों सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, बोलने का मतलब ये है दिस इज फॉर एट एनी सिस्टम। ये जो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो लिखे हो, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो लिखे हो, दिस इज फॉर एनी सिस्टम। मतलब इसके लिए मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है ये सिस्टम ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है, दिस इज फॉर एनी सिस्टम, राइट? सेकेंड फॉर एनी प्रोसेस, अच्छा एनी प्रोसेस बोलने का मतलब क्या है? एनी प्रोसेस बोलने का मतलब यह है कि आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी एप्लीकेबल है और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी एप्लीकेबल है। फॉर एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस बोलने का मतलब क्या है? एनी सब्सटेंस बोलने का मतलब यह है कि आपके पास आइडियल गैस के लिए भी है और आपके पास प्योर सब्सटेंस के लिए भी है। तो ये जो आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख रहे हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किसी भी सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, किसी भी प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है और किसी भी सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल है, राइट? एनी सिस्टम का मतलब समझना ओपन सिस्टम हो या क्लोज सिस्टम हो, राइट? एनी प्रोसेस बोलने का मतलब है चाहे आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस हो या इरिवर्सिबल प्रोसेस हो। एनी सब्सटेंस का मतलब है सब्सटेंस चाहे आपके पास आइडियल गैस हो या फिर जो सब्सटेंस है वो आपके पास प्योर सब्सटेंस हो। ये आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, राइट? अच्छा, अब यहां पे अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं, देखो अब मैं यहां पे पर्पसफुली बात करता हूं क्लोज्ड सिस्टम। अब यहां पे मैं बात कर रहा हूं किसकी? क्लोज्ड सिस्टम। तो क्लोज्ड सिस्टम के केस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, राइट? सो अभी आपने जो जनरल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा वो क्या लिखा भाई? Q12 इज इक्वल टू W12 प्लस आपने लिखा था डेल्टा ई, यही लिखा था ना, चेंज इन एनर्जी। अब यहां पे अगर आप देखोगे ये जो एनर्जी आप देख रहे हो, ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी देख रहे हो, ये दो टाइप की एनर्जीज का समेशन होता है, ये पता होगा आप लोगों को। एक होता है आपके पास मैक्रो फॉर्म की एनर्जी, एक जो होता है वो होता है आपके पास मैक्रो फॉर्म की एनर्जी, जिसको आप बोलते हो माइक्रोस्कोपिक एनर्जी, माइक्रोस्कोपिक लेवल एनर्जी। करेक्ट है, माइक्रोस्कोपिक लेवल एनर्जी। और जो मैक्रोस्कोपिक लेवल एनर्जी, और जो दूसरा होता है वो है माइक्रोस्कोपिक लेवल एनर्जी, माइक्रोस्कोपिक लेवल एनर्जी।
करेक्ट है। जो एनर्जी आप यहां पे देख रहे हो, ये दो टाइप की एनर्जीज का समेशन होता है। एक है आपके पास मैक्रोस्कोपिक लेवल एनर्जी और एक होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल एनर्जी, राइट। अब देखो, अब आपके पास मैक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब क्या होता है। मैक्रो का मतलब होता है जिस एनर्जी को फील कर पाओ। जैसे कि अगर आप एक सिस्टम है, एक सिस्टम में अगर मान लो एयर कुछ वेलोसिटी से या वाटर है कुछ वेलोसिटी से इन हो रहा है, तो भाई कुछ वेलोसिटी से अगर इन हो रहा होगा सो डेफिनेटली इट पोजेसेस द काइनेटिक एनर्जी। कुछ एलिवेशन पे होगा तो कुछ एलिवेशन पे अगर है सो डेफिनेटली इट पोजेसेस द पोटेंशियल एनर्जी। गेटिंग माय पॉइंट। सो मैक्रोस्कोपिक लेवल एनर्जी वो एनर्जीज होती है, ठीक है, जो आपके पास मास के साथ सिस्टम में इन होता है और मास के साथ सिस्टम से आउट होता है। लेकिन हमको पता है जो क्लोज्ड सिस्टम होता है वो क्लोज्ड सिस्टम आपके पास कैसा सिस्टम होता है, दिस इज द फिक्स्ड मास सिस्टम। ये आपको पता है कि ये जो होता है ये कैसा सिस्टम होता है, फिक्स्ड मास सिस्टम, या उसी को और हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं नॉन फ्लो सिस्टम। नॉन फ्लो सिस्टम, नॉन फ्लो सिस्टम, करेक्ट है। अब अगर ये नॉन फ्लो सिस्टम है, इसका मतलब ना तो फ्लो इन है ना तो फ्लो आउट है। इसका मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल की जो एनर्जीज है वो क्या हो जाएगा, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल की जो एनर्जी में जो चेंजेस है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल की एनर्जीज। क्लियर है पॉइंट। यहां पे जो बचेगा वो ये आपके पास जो माइक्रोस्कोपिक लेवल की जो एनर्जीज है वो क्या हो जाएगा, जीरो। और यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल की एनर्जी। और ये जो माइक्रोस्कोपिक लेवल की जो एनर्जी है, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल की जो एनर्जी है, ठीक है, सो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देयर आर नंबर ऑफ एनर्जीज, ठीक है, काइंड ऑफ केमिकल एनर्जी इज देयर, न्यूक्लियर एनर्जी इज देयर, राइट, आपके पास वाइब्रेशनल एनर्जी इज देयर, राइट। सो देयर आर नंबर ऑफ एनर्जीज। और ये जो नंबर ऑफ एनर्जी का जो समेशन है, अब इंडिविजुअल जो माइक्रो लेवल की एनर्जी है उसके साथ हम डील नहीं करते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम केमिकल एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं, या ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो हम क्या करते हैं, ये जो सारी माइक्रोस्कोपिक लेवल की जो एनर्जीज होती है, ये सारी माइक्रोस्कोपिक लेवल की एनर्जीज का समेशन ले लेते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप बोलते हो इंटरनल एनर्जी, जिसको आप बोलते हो इंटरनल एनर्जी, राइट। सो यहां पे अगर इंटरनल एनर्जी, सो इंटरनल एनर्जी को किससे शो करते हो, कैपिटल यू से। तो ये हो जाएगा Q12 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा W12 प्लस ये हो जाएगा क्या, डेल्टा U। और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, किसके लिए, कौन सा सिस्टम के लिए। नाउ दिस इज एप्लीकेबल फॉर ओनली क्लोज्ड सिस्टम, ओनली क्लोज्ड सिस्टम, एनी प्रोसेस, एनी प्रोसेस, एनी प्रोसेस, closed system, closed system, any process, right, any process and any substance, any substance, करेक्ट है। सो ये सारा चीज आप लोगों को क्लियर होगा, ये जो सारा चीज है ये सारा चीज आपको क्लियर होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, राइट। अब देखो, अब यहां से अगर आप देखते हो तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, किसके लिए, क्लोज सिस्टम के लिए। सो अभी आपने देखा था ये, वही यहां से अगर देखोगे ना तो ये तो मेरे पास जनरल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये मेरे पास जनरल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। बट ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप देख रहे हो, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द क्लोज्ड सिस्टम, only for the closed system, this is not applicable for the open system. yes, any process बोलने का मतलब यह है कि आपके पास प्रोसेस रिवर्सिबल हो सकता है, प्रोसेस इरिवर्सिबल हो सकता है। एनी सब्सटेंस बोलने का मतलब सब्सटेंस आपके पास आइडियल गैस हो सकता है, सब्सटेंस आपके पास प्योर सब्सटेंस हो सकता है, लेकिन सिस्टम शुड बी क्लोज। सो इफ यू राइट Q12 इज इक्वल टू W12 प्लस डेल्टा U, रिमेंबर इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द क्लोज सिस्टम। क्या मेरी बात समझ पाए हो, क्या मेरी बात समझ पाए हो, यस और नो, राइट। चलो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूं, ठीक है। माइक्रो कंसीडर, ओके फाइन, ओके मैं रिपीट करता हूं। सी इफ यू सी माइक्रो लैब, सी जब व्हेनेवर यू सी द एनर्जी, ठीक, एनर्जी इज समेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, वन इज मैक्रो लेवल एनर्जी, अनदर वन इज द माइक्रो लेवल एनर्जी। वन इज द मैक्रो लेवल एनर्जी, अनदर वन इज द माइक्रो लेवल एनर्जी। मैक्रो लेवल एनर्जी मींस, ठीक है, एनर्जी दैट यू कैन फील। If there is a system, if suppose there is a system, if suppose this is the system,
इफ दिस इज द सिस्टम और यहां से, ठीक है, इफ सपोज यहां से आपके पास कुछ आपके पास मास जो है वो इन हो रहा है, सम अमाउंट ऑफ मास इन, सम अमाउंट ऑफ मास आउट, करेक्ट है पॉइंट। सो अगर आपके पास यहां पे मास इन हो रहा है, दैट मींस डेफिनेटली इट हैज सम वेलोसिटी, लेट अस अज्यूम दैट वेलोसिटी इज c1, राइट। यहां पे जो वेलोसिटी है, लेट अस अज्यूम दिस इज द वेलोसिटी c2, दैट मींस इनलेट पे जो वेलोसिटी है दैट इज c1, एग्जिट पे जो वेलोसिटी है दैट इज c2। सो डेफिनेटली दिस सिस्टम possesses some kinetic energy at the entry, some kinetic energy at the exit. Similarly, from the datum, if suppose this is the datum, if suppose this is the datum, so datum से यहां से अगर देखोगे, so let us assume this is the elevation z1, this is the elevation z1, this is the elevation z2, getting my point? This is the elevation z1, this is the elevation z2, right? This is the elevation z1, this is the elevation z2. If elevation is z1 and z2, then definitely it possesses the some potential energy, right? And this is the energy that you can feel, right? So this energy is called macro level energy. This energy is called macro level energy. What is the micro level energy? What is the micro level energy? Micro level energy. What is the micro level energy? Micro level energy. So micro level energy, what is the micro level energy, right? If suppose if you see in micro level, अगर आप micro level पे देखते हो, दो molecules के बीच में there is a chemical bond, in between two molecules there is a chemical bond, right? So definitely that possesses the chemical energy. A molecule has a nucleus, so definitely it possesses the nuclear energy. That molecules continuously vibrate about its mean, so there is a vibrational energy, right? Electron is continuously spinning about the nucleus, so there is a rotational energy, right? So ये जो energies आप देख रहे हो, ये जो energies है, ये माइक्रो लेवल की जो energies है, और इन माइक्रो लेवल की जो energies का जो समेशन होता है, ये जो माइक्रो लेवल की जो energies का जो समेशन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, राइट? अब यहां पे हम एक एक माइक्रो लेवल की एनर्जी के साथ डील नहीं कर रहे हैं. वी आर नॉट डीलिंग विद द केमिकल एनर्जी, we are not dealing with the vibrational energy, we are not dealing with the rotational energy, we are dealing with the summation of micro level energies, and this summation of micro level energies is called the internal energy. ये जो micro level की जो energies का जो summation होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? internal energy. So कोई भी अगर आपको पूछता है, whenever someone asks you what is the internal energy, it simply says, sir, it is the summation of all micro level energies. जितनी भी माइक्रो लेवल की एनर्जीज का जो समेशन है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी. गेटिंग माय पॉइंट, राइट? इतना क्लियर हो गया? चलो, सो दिस इज अबाउट द क्लोज सिस्टम. ठीक है, अगेन आई एम सेइंग, यहां पे मैं पूरा कवर नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक्स बता रहा हूं. ठीक है, जो मेरे काम का है, मैं पूरी की पूरी चीजें नहीं कवर कर रहा हूं. भाई क्लोज सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है, मैं ये सारी चीजें आपको यहां पे नहीं बताने वाला हूं. ऑलरेडी आपने कवर किया होगा, और अगर कवर नहीं किया है तो आगे जो क्लासेस होंगी, स्पेशल क्लासेस, उसमें मैं कवर करवा दूंगा. ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट? नाउ नेक्स्ट, so closed system, we are talking about the closed system. Now next is open system, right? Next is open system. Open system. So open system, that is also called, open system को और आप क्या बोलते हो? Open system is also called the flow system. Open system is also called the flow system. करेक्ट है ना? जो ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम को और आप क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम को आप बोलते हैं फ्लो सिस्टम, राइट? सो नाम से ही लग रहा होगा कि यहां पे आपको मास का फ्लो और मास फ्लो इन, मास फ्लो आउट, ये ऑब्जर्व होगा. ये आप फील कर पाओगे कि भाई मास का इन हो रहा है, मास का आउट हो रहा है. इफ सपोज दिस इज द सिस्टम, करेक्ट है? इफ सपोज इफ दिस इज द सिस्टम, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास सिस्टम है, करेक्ट है? नाउ यहां से अगर देखोगे तो यहां पे ये मेरे पास क्या है भाई? यहां से इन है, ठीक है? ये आपके पास क्या है? ये आपके पास इन है. और यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से आपके पास क्या है? यहां से आपके पास आउट है, राइट? अब अगर इन हो रहा है, तो डेफिनेटली यहां पे इन को मैं सबस्क्रिप्ट 1 से शो कर रहा हूं, सबस्क्रिप्ट 1 से शो कर रहा हूं, और 2 को मैं किससे शो, सॉरी, आउट को मैं किससे शो कर रहा हूं? सबस्क्रिप्ट 2 से शो कर रहा हूं. इनको मैं किससे शो कर रहा हूं? इनको मैं शो कर रहा हूं सबस्क्रिप्ट 1 से, और 2 को मैं किससे शो कर रहा हूं? सबस्क्रिप्ट 2 से. ठीक है, आउट को मैं किससे शो कर रहा हूं? सबस्क्रिप्ट 2 से, और इनको मैं किससे शो कर रहा हूं? सबस्क्रिप्ट 1 से. और ये मेरे पास क्या हो गया? ये हो गया मेरे पास डेटम.
दिस इज द डेटम, या इसी को मैं क्या बोलता हूं, या इसी को मैं बोलता हूं रेफरेंस। दिस इज द डेटम और रेफरेंस। क्लियर है पॉइंट, राइट। नाउ सी, इन पे अगर मैं बोलता हूं जो मास इन हो रहा है, लेट अस एज्यूम जो मास इन हो रहा है वो है m1, राइट। वेलोसिटी जो मेरे पास क्या है, वेलोसिटी है वो मेरे पास है c1, राइट। और अगर मैं एलिवेशन की बात करूं, डेटम से जो एलिवेशन है वो एलिवेशन मेरे पास क्या है, वो एलिवेशन है मेरे पास z1, वो एलिवेशन है मेरे पास z1। वैसे ही सेम चीज आप एग्जिट पे देख सकते हो। एग्जिट पे अगर देखोगे तो जो मास आउट है वो है m2। अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो वेलोसिटी है मेरे पास क्या, वेलोसिटी है मेरे पास c2। और अगर मैं एलिवेशन देखूं तो ये एलिवेशन मेरे पास क्या है, ये एलिवेशन है मेरे पास z2। क्लियर है पॉइंट, राइट। नाउ सी, यहां से जो एनर्जी इन है ये आपके पास एनर्जी इन, और ये आपके पास एनर्जी जो है आउट। एनर्जी इन, एनर्जी आउट। जो एनर्जी इन हो रहा है वो एनर्जी इन है, वो एनर्जी किस फॉर्म में इन हो रहा है, सो भाई हीट ट्रांसफर के फॉर्म में इन है, हम यही एज्यूम करके चल रहे हैं। जो एनर्जी आउट है वो किस फॉर्म में आउट है, वर्क ट्रांसफर के फॉर्म में आउट है। वर्क ट्रांसफर के फॉर्म में क्या है, वर्क ट्रांसफर के फॉर्म में आउट है। क्लियर है पॉइंट, राइट। अब देखो, अब यहां पे अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखता हूं, राइट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम जनरल स्टेटमेंट लिखते हैं तो जनरल स्टेटमेंट हमारे पास क्या होता है, जनरल स्टेटमेंट एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट प्लस स्टोरेज ऑफ एनर्जी, ये हो गया, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है ये फॉर्म आपके पास टोटल फॉर्म है, ये जो फॉर्म है ये टोटल फॉर्म है। और अगर एनर्जी इन देखोगे तो भाई एनर्जी इन, काइनेटिक एनर्जी भी इन हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी भी इन है, राइट। सो यहां पे अगर हम लिखेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अगर मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डायरेक्टली लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, m1। यहां पे अगर मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डायरेक्टली लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा भाई, मैं लिखूंगा m1 h1 प्लस c1 स्क्वायर 2000 प्लस g z1 बाई 1000 प्लस q12 इज इक्वल टू m2 h2 प्लस c2 स्क्वायर बाई 2000 प्लस gz2 1000 प्लस ये हो जाएगा W12, राइट। अब यहां पे आपको ये भी समझ आ रहा होगा, देखो यहां पे ये जो 2000 करते हैं ये 1000 करते हैं, इसका मतलब पता है क्या आपको कि यहां पे हम 2000 डिवाइडेड बाय 2000 क्यों करते हैं, यहां पे डिवाइडेड बाय 1000 क्यों करते हैं, राइट। सो जनरली आपके पास क्या होता है, ये अगर मैं बात करता हूं, देखो यहां पे अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं ये जो H1 है ये जनरली आपको मिलता है किसमें, किलो जूल पर केजी में। व्हाट इज द H, H आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज द H, क्या होता है H, ये जो H है दिस H इज नथिंग बट द एंथैल्पी। बहुत ज्यादा यूज होने वाला है अभी आपको, ये एंथैल्पी है। और जो ये एंथैल्पी होता है दिस इज द समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क। इंटरनल एनर्जी और जो फ्लो वर्क का जो समेशन होता है, इंटरनल एनर्जी और फ्लो वर्क का जो समेशन होता है, ठीक है। यहां पे मैं फिर से लिख देता हूं, ठीक है। एंथैल्पी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी प्लस जो फ्लो वर्क होता है, इन दोनों का जो समेशन होता है उस समेशन को हम क्या बोलते हैं, उस समेशन को हम बोलते हैं एंथैल्पी, राइट। ये तो हो गया आपके पास टोटल फॉर्म में। अगर आपके पास स्पेसिफिक फॉर्म में लिखना है तो स्पेसिफिक फॉर्म में अगर लिखना है तो डिवाइडेड बाई m, राइट, डिवाइडेड बाई m, राइट। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये हो गया स्पेसिफिक एंथैल्पी H, ये हो गया स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी U, प्लस ये हो गया प्रेशर। प्रेशर तो स्पेसिफिक होता नहीं है, प्रेशर तो स्पेसिफिक होता नहीं है क्योंकि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, राइट। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो गया स्पेसिफिक वॉल्यूम दैट इज V, राइट। H इज इक्वल टू U प्लस PV। सो यहां पे आप जो देख रहे हैं H मेरे पास क्या है, दैट इज द स्पेसिफिक एंथैल्पी। और यूनिट क्या होता है, जनरली इसका जो यूनिट होता है वो यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी, करेक्ट है। अब देखो, अब अगर आप यहां से डिवाइड नहीं करोगे ना, यहां पे आप 1000 से देखो, ये बेसिकली क्या है, काइनेटिक एनर्जी तो है, हाफ mc स्क्वायर लिखते हो ना, हाफ mc स्क्वायर। तो अगर हाफ mc स्क्वायर मास को अगर तुम रखते हो किसमें, केजी में,
और c को अगर आप रखते हो, वेलोसिटी को अगर रखते हो मीटर पर सेकेंड में, तो आपको किस में मिलेगा? तो आपको मिलता है वो किस में? जूल में, राइट। लेकिन यहां पे अगर देखोगे तो भाई यहां पे ये तो किलो जूल में हो जाएगा, तो यहां ये जूल में हो जाएगा। मतलब आप क्या कर रहे हो, एक क्वांटिटी किलो जूल में है और दूसरी क्वांटिटी जूल में है, तो ऐसे जोड़ सकते हैं क्या? नहीं जोड़ सकते। तो एक काम करो, किलो जूल वाली क्वांटिटी को जूल में कन्वर्ट कर दो या फिर जूल वाली क्वांटिटी को किलो जूल में कन्वर्ट कर दो, इट्स अप टू यू। तो मैंने यहां पे क्या किया है, यहां पे मैंने जो जूल वाली क्वांटिटी है, अगर मैं लिखता हूं सिंपली हाफ एम, अगर मैं लिखता हूं क्या, अगर मैं लिखता हूं हाफ एम सी स्क्वायर, तो हाफ एम सी स्क्वायर अगर लिखता हूं तो एम किस में आएगा भाई? एम तो है केजी में आएगा, सी किस में आएगा? मीटर पर सेकेंड में आएगा। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये किस में आएगा? जूल में आएगा। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, क्योंकि एच जो है, एच की यूनिट जनरली किस में होती है? किलो जूल पर केजी में। सो यहां पे मेरे को क्या चाहिए होगा, ठीक है, एम से मल्टीप्लाई करोगे तो किलो जूल में आ जाएगा, राइट। अब ये जूल में है, ये किलो जूल में, ऐसा पॉसिबल है क्या? जोड़ सकते हो क्या? नहीं जोड़ सकते। सो अगर नहीं जोड़ सकते तो आप कन्वर्ट कर लो ना, किसको? जूल को किलो जूल में। इसीलिए यहां पे डिवाइडेड बाई 2000 है, यहां डिवाइडेड बाई 1000 है। क्लियर है पॉइंट इतना? ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? इस इक्वेशन को हम बोलते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अच्छा, उसके पहले एक चीज और यहां पे थोड़ा सा डिस्कस कर लो। जब भी हम फ्लो सिस्टम की बात करते हैं, फ्लो सिस्टम का मतलब ओपन सिस्टम, तो ओपन सिस्टम में यहां पे जो फ्लो है, वो फ्लो दो टाइप का फ्लो हो सकता है। फ्लो जो है वो दो टाइप का फ्लो हो सकता है। एक, या तो फ्लो क्या हो सकता है, या तो फ्लो जो है वो स्टडी हो सकता है, या तो जो फ्लो है वो फ्लो क्या हो सकता है, फ्लो जो है वो अनस्टडी हो सकता है। या तो जो फ्लो है वो स्टडी हो सकता है, या तो जो फ्लो है वो क्या हो सकता है, अनस्टडी हो सकता है, राइट। सो यहां पे हम अनस्टडी फ्लो सिस्टम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। या बेसिक्स में पढ़े होंगे, बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आपने पढ़ा होगा अनस्टडी फ्लो सिस्टम, राइट। जैसे आपके पास अनस्टडी फ्लो सिस्टम का एग्जांपल आपके पास होता है फिलिंग ऑफ बॉटल्स, अनफिलिंग ऑफ बॉटल्स, फिलिंग ऑफ गैस सिलेंडर, अनफिलिंग ऑफ गैस सिलेंडर, ये सब प्रॉब्लम होता है अनस्टडी फ्लो सिस्टम का। तो ये सारा चीज आपने पढ़ा होगा कहां पे? बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। यहां पे जो मैं फोकस कर रहा हूं, यहां पे जो मैं फोकस कर रहा हूं वो स्टडी फ्लो सिस्टम के बारे में फोकस कर रहा हूं। यहां पे जो फोकस है वो फोकस किसके बारे में है? स्टडी फ्लो सिस्टम के बारे में है। और ये जो इक्वेशन आप लिखे हो ना, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपके पास स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन है ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है। क्लियर है भाई? ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपके पास कैसा इक्वेशन है? दिस इक्वेशन इज स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो एक चीज और यहां पे समझ लीजिएगा कि जब भी आपको ओपन सिस्टम के प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, जब भी आपके पास ओपन सिस्टम का जो प्रॉब्लम है, ओपन सिस्टम का जो प्रॉब्लम है, इसको अगर आपको सॉल्व करना है ना, तो सिर्फ आपको दो चीजें चाहिए होती है। एक होता है एनर्जी इक्वेशन, एक होता है एनर्जी इक्वेशन। मतलब आपके पास कुछ नहीं है, यही है आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एक आपको चाहिए होता है एनर्जी इक्वेशन, और जो दूसरा आपको चाहिए होता है वो क्या होता है? दूसरा जो चाहिए होता है वो होता है कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास, या इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। सेकेंड आपके पास जो चाहिए होता है वो है कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन जिसको आप क्या बोलते हो? जिसको आप बोलते हो कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, एक है आपके पास एनर्जी इक्वेशन और दूसरा आपके पास क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मास। एनर्जी इक्वेशन का मतलब वही है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कंटिन्यूटी इक्वेशन का मतलब है कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट। अब देखो, अभी तो मैंने आपको जो आपको दिखाया, आपको मैंने जो एनर्जी इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो अभी अपन लिखा था वो तो टोटल फॉर्म में लिखा था। अगर अपन रेट फॉर्म में लिखते हैं, रेट फॉर्म में देखो, अगर हम रेट फॉर्म में लिखते हैं तो रेट फॉर्म में क्या होता है? देखो, रेट ऑफ एनर्जी इन, रेट ऑफ एनर्जी इन इज इक्वल टू रेट ऑफ एनर्जी आउट, इज इक्वल टू रेट ऑफ एनर्जी आउट
प्लस स्टोरेज ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन कंट्रोल वॉल्यूम, इन कंट्रोल वॉल्यूम। ये बाबू रेट फॉर्म है। अभी इसके पहले जो आपने लिखा था ना टोटल फॉर्म, टोटल फॉर्म क्या था? टोटल फॉर्म था एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट प्लस ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा ई, दिस इज द स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन दी सिस्टम। ये हो गया। तो ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास टोटल फॉर्म है और ये मेरे पास रेट फॉर्म है। ऊपर में डॉट डॉट लग गया मतलब रेट, ये हो गया रेट, ये हो गया रेट फॉर्म। क्लियर है? तो ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास रेट फॉर्म में एनर्जी इक्वेशन है। वैसे ही अगर रेट फॉर्म में मैं कंजर्वेशन ऑफ मास लिखूं तो ये हो जाएगा रेट ऑफ मास इन इज इक्वल टू ये हो जाएगा रेट ऑफ मास आउट प्लस ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा चेंज ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन कंट्रोल वॉल्यूम, इन कंट्रोल वॉल्यूम। क्लियर है पॉइंट? राइट। अब देखो अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास स्टडी है, अगर आपके पास जो फ्लो है वो स्टडी फ्लो है, तो स्टडी का मतलब क्या होता है? स्टडी का मतलब होता है चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज जीरो, चेंज ऑफ एनी पैरामीटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज जीरो। ठीक है? अगर मैं बोलता हूं स्टडी का मतलब क्या है, सो अगर x मेरे पास एक पैरामीटर है तो मैं बोलता हूं चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज इक्वल टू जीरो। ये मतलब होता है स्टडी का। ये जो मतलब है ये मतलब होता है किसका? ये मतलब होता है स्टडी का। क्लियर है क्या पॉइंट? ठीक है? ये मतलब होता है किसका? ये मतलब होता है स्टडी का। अब यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे अगर आप देखोगे कि भाई ये वाला टर्म अगर आपके पास फ्लो स्टडी है तो डीई बाई डी टी क्या हो जाएगा? डीई बाई डी टी हो जाएगा जीरो। वैसे ही अगर मैं बोलूं डी एम बाई डी टी, डी एम बाई डी टी क्या हो जाएगा? डी एम बाई डी टी हो जाएगा जीरो। राइट। अच्छा कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है? क्वेश्चन आया कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है? अरे कंट्रोल वॉल्यूम कुछ नहीं होता। ओपन सिस्टम के केस में जो आपके पास सिस्टम है ना, ओपन सिस्टम के केस में, ओपन बता रहा हूं ओपन सिस्टम के केस में, ओपन सिस्टम के केस में अगर मेरे पास ओपन सिस्टम है तो ओपन सिस्टम के केस में जो मेरे पास सिस्टम होता है ना उसी सिस्टम को हम कंट्रोल वॉल्यूम का नाम दे देते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। ठीक है? कंट्रोल वॉल्यूम मतलब आपके पास एक ऐसा वॉल्यूम जिसको आप एनालिसिस के लिए कंसीडर कर रहे हो, ऐसा वॉल्यूम जिसको आप एनालिसिस के लिए कंसीडर कर रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम। दैट इज कॉल्ड द कंट्रोल वॉल्यूम। क्लियर है पॉइंट? ठीक है? तो कंट्रोल वॉल्यूम के लिए जरूरत नहीं है। ठीक है? जरूरत नहीं है। कंट्रोल वॉल्यूम का मतलब आपके पास समझ आ गया? ठीक है चलो अब यहां से देखो स्टडी प्लीज। अरे यार इंटरेक्ट तो कर रहा हूं, फिक्स होता है। यस सी अगर मैं बोलता हूं स्टडी का मतलब क्या होता है? स्टडी का मतलब होता है कि चेंज ऑफ एक्स। अगर एक्स मेरे पास क्या है? एक्स मेरे पास अगर कोई पैरामीटर है, इफ सपोज एक्स मेरे पास क्या है? एक्स मेरे पास अगर कोई पैरामीटर है और चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर जीरो होगा तब मैं उसको बोलता हूं स्टडी। राइट। अगर आप यहां पे अगर देखोगे, ठीक है, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास इक्वेशन आप देख रहे हो, दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर मैं बोलता हूं स्टडी है तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? जीरो, डी बाई डी टी जीरो और डीएम बाई डी टी जीरो। तो सिंपल क्या आ जाएगा? रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी इन इज इक्वल टू रेट ऑफ एनर्जी आउट। रेट ऑफ एनर्जी इन इज इक्वल टू रेट ऑफ एनर्जी आउट। या फिर अगर मैं देखूंगा सेकेंड इक्वेशन तो रेट ऑफ मास इन इज इक्वल टू रेट ऑफ मास आउट। रेट ऑफ मास इन इज इक्वल टू रेट ऑफ मास आउट। क्लियर है पॉइंट? और ये मेरे पास यही बनता है क्या? ये जो इक्वेशन है इसी को आप बोलते हो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। यही आपके पास स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है जो मैंने पीछे लिखा हुआ था। ठीक है? और यहां से अगर देखोगे ये अगर आप कंजर्वेशन ऑफ मास अगर लिखते हो एम डॉट स्टडी फ्लो के केस में तो इसको और मैं क्या लिख सकता हूं? ऐसा भी आप लिखते हो क्या? रो वन ए वन सी वन इज इक्वल टू ये हो जाएगा रो टू, ये हो गया A2 और ये हो गया क्या? ये हो गया C2। रो टू A2 और ये हो गया C2। ऐसा ही लिखते हो ना आप? ठीक है? तो ये आपके पास कहां से आता है? बेसिकली जो भी आप, ठीक है, जो भी आप स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन देखते हो या फिर ये वाला जो इक्वेशन देखते हो वो बेसिकली आता यहीं से है। तो मैंने आपको जस्ट क्या बता दिया? जस्ट मैंने आपको बेसिक जो है वो बेसिक्स मैंने आपको बता दिया। क्लियर है भाई? इतना पॉइंट क्या सबको क्लियर है क्या? ठीक है, जल्दी से बोलेंगे यस और नो। जितना भी मैंने आज की क्लास में बताया क्या सारा चीज क्लियर है क्या आपको? आगे यूज होगा ना, मैं तो बता रहा हूं यूज होगा। सर जो आप पढ़ा रहे हैं वो इसका आरएसी में क्या यूज है? बेटा यूज है। अभी आपको पूरा का पूरा बेसिक्स तो यूज होने वाला है मिस्टर यासर।
या सर भाई देख यहां जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पूरा का पूरा तेरा आरएसी में तो यूज होगा ना, आरएसी एप्लीकेशन का ही तो पार्ट है यार। तो मैं आपको क्या बोला, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आज की क्लास में मैंने बोला कि बेसिक्स डिस्कशन करूंगा, सिर्फ बेसिक्स मैंने आपको बताया जो आप पढ़ चुके हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप पढ़े नहीं हो, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा फास्ट वे में बताया, इसीलिए मैंने इसको फास्ट वे में बताया है। अरे पहले बाबू गेट का सिलेबस तो कवर कर ले, सर एसी का सिलेबस कवर करेंगे, पहले गेट का सिलेबस तो कवर कर ले, फिर एसी का सिलेबस करेंगे, राइट। सो ये हो गया मेरे पास क्या है, बेसिक्स मैंने आपको बताया। अच्छा एक चीज और आप जल्दी से देख लो, एक चीज और जल्दी से देख लो, फर्स्ट लॉ हम बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट लॉ फॉर साइकिल्स, ये तो अब देखो अब ये यूज होगा कि नहीं होगा बताओ तो, खुद थोड़ा सोचो तो। फर्स्ट लॉ फॉर साइकिल्स जल्दी से इसको देख लेंगे। अभी तक आपने ओपन सिस्टम के लिए बात कर लिया, क्लोज सिस्टम के लिए बात कर लिया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर साइकिल्स, फॉर साइकिल्स, राइट। देखो साइकिल्स की अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले साइकिल्स का मतलब क्या समझते हो? साइकिल का मतलब होता है जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो, फाइनल पॉइंट सेम हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं साइकिल। जैसे ये क्या साइकिल है क्या? अरे ये बिल्कुल साइकिल है। क्या ये साइकिल है क्या? बिल्कुल ये साइकिल है। ये देख लो ये साइकिल है क्या? ये बिल्कुल साइकिल है, राइट। ये साइकिल है क्या? ये बिल्कुल साइकिल है, राइट। सो अगर हम साइकिल की बात करते हैं भाई, तो साइकिल का मतलब क्या होता है? साइकिल का मतलब होता है अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम है तब उसको हम क्या बोलते हैं? तब उसको हम बोलते हैं साइकिल। क्लियर है पॉइंट? और अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि चेंज इन प्रॉपर्टी क्या होगा? चेंज इन प्रॉपर्टी, एनी चेंज इन प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी में जो चेंज होगा वो क्या होगा? चेंज इन एनी प्रॉपर्टी क्या होगा? दैट इज जीरो, दैट इज जीरो। चेंज इन प्रॉपर्टी क्या होगा? चेंज इन प्रॉपर्टी जो है वो जीरो होगा। अब देखो, अब आपके पास यहां से अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखते हैं तो भाई अगर मैं लिखूं क्या, एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट प्लस ये हो जाएगा डेल्टा ई, करेक्ट है। और ये जो डेल्टा ई है वो क्या है मेरे पास? चेंज इन एनर्जी। और अगर ये चेंज इन एनर्जी है तो भाई अभी मैंने बोला कि भाई एनर्जी क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है। तो प्रॉपर्टी का जो चेंज है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सो अगर हम बात करते हैं किसकी? अगर हम बात करते हैं साइकिल, तो साइकिल के केस में ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? ये वाला टर्म हो जाएगा जीरो। तो यहां से क्या आ जाएगा? एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट। और अगर एक सिस्टम में एनर्जी इन हो सकता है तो एनर्जी इन कैसे कैसे हो सकता है? एनर्जी इन हीट ट्रांसफर के फॉर्म में हो सकता है, एनर्जी इन वर्क ट्रांसफर के फॉर्म में हो सकता है, राइट। अगर आपके पास इसी चीज को अगर आप यहां पे देखोगे, अगर ये साइकिल है तो ये मेरे पास क्या हो गया? देखो ये मेरे पास इन हो रहा है, Q1 इन हुआ, Q2 ये हो गया आउट हुआ, W1 इन हुआ, W2 आउट हुआ। ये देख रहे हो? तो आप देखोगे डिफरेंट तरीके से एनर्जी इन, डिफरेंट तरीके से एनर्जी आउट हो सकता है। वर्क ट्रांसफर इन हो सकता है, वर्क ट्रांसफर आउट हो सकता है, एनर्जी इन हो सकता है, एनर्जी आउट हो सकता है, करेक्ट है, एक साइकिल में। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? जनरल, ठीक है। इसके लिए मैं जनरल क्या लिखूंगा? जनरल लिखूंगा समेशन Q इज इक्वल टू समेशन W, समेशन Q इज इक्वल टू समेशन W, समेशन Q इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? समेशन W। और साइन कन्वेंशन बड़ा सिंपल है भाई, साइन कन्वेंशन बड़ा सिंपल है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास अगर सिस्टम है, अगर ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास सिस्टम है, और सिस्टम में अगर आपके पास हीट एनर्जी इन हो रहा है, अगर हीट एनर्जी इन हो रहा है तो उसको आप क्या लेते हो? पॉजिटिव। और अगर हीट एनर्जी आउट हो रहा है तो उसको आप क्या लेते हो? उसको आप लेते हो निगेटिव, करेक्ट है। वैसे ही अगर मैं बात करता हूं वर्क ट्रांसफर के बारे में, अगर अगेन ये मेरे पास क्या हो गया? ये मेरे पास हो गया सिस्टम। और इस सिस्टम में अगर मैं बोलूं, इस सिस्टम में क्या हो रहा है? इस सिस्टम में वर्क ट्रांसफर, ठीक है, सराउंडिंग से सिस्टम में वर्क ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको मैं क्या लूंगा? इसको मैं लूंगा निगेटिव। और अगर यहां से वर्क ट्रांसफर सिस्टम से सराउंडिंग में ले रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पॉजिटिव, राइट। यही आपने पढ़ा होगा साइन कन्वेंशन, ठीक है, यही आपने साइन कन्वेंशन पढ़ा होगा और यही साइन कन्वेंशन मैं भी यूज करूंगा, ठीक है। अब ये साइन कन्वेंशन कहां से कैसे आता है ये बेसिक्स में आपने कवर किया होगा, राइट। यही साइन कन्वेंशन मैं भी यहां पे यूज करूंगा,
क्लियर है पॉइंट? सो आज की क्लास क्लियर है क्या सबको? जल्दी से आंसर करेंगे, यस नो में जल्दी से क्लियर करेंगे। क्या आज की क्लास क्लियर है? आज की क्लास क्लियर है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताओ कि आज की क्लास क्लियर है। टेल मी गाइस, आज की क्लास क्लियर है क्या? पहले बताओ, ठीक है? थैंक्स बाद में करना, मैप्टिक गेमिंग थैंक्स बाद में करना। बता बाबू, पहले आज की क्लास क्लियर है क्या सबको? कितने दिन में खत्म होगा? यार मैं ट्राई करूंगा, दिन मत गिनो ना, ठीक है? यासर क्यों दिन के लिए वरी क्यों कर रहे हो? इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कवर करना, ठीक है? मैं कवर करवाऊंगा ना, टेंशन नहीं है, टेंशन मत ले बिल्कुल भी, ठीक है? कवर मैं करवाऊंगा ना। चलो ठीक है, चलो ठीक है। सो आज की क्लास हम यहीं पे आज की क्लास हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। आज की क्लास हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। कल अपन सेम टाइम पे मिलेंगे, थोड़ा सा बेसिक्स को फिर से, ठीक है? अभी मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा सा रिवाइज करवाया, बेसिक्स रिवाइज करवाया, जिसमें हमने ओपन सिस्टम के बारे में बात किया, क्लोज सिस्टम के बारे में बात किया, साइकिल्स के बारे में बात किया। कल हम बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे क्लॉसियस स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। क्योंकि देखो ये चीज मेरे को किसी ने पूछा कि सर ये पढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, किसी ने मेरे को पूछा कि सर ये पढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो मैं वापस आता हूं किस पे? सिलेबस पे। देखो मैं वापस आता हूं किस पे? वापस आता हूं सिलेबस में। अगर मैं सिलेबस में वापस आता हूं तो देखो यहां पे आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम, देखिए इधर जो पहला टॉपिक है वो आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम साइकिल है। और आइडियल रेफ्रिजरेशन जो साइकिल होता है, इसके लिए जो आइडियल साइकिल होता है वो होता है रिवर्स कार्नोट साइकिल, रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। इसके लिए जो आइडियल साइकिल होता है वो रिवर्स कार्नोट साइकिल होता है। इसके लिए जो साइकिल होता है वो रिवर्स कार्नोट साइकिल होता है, समझो ध्यान से। तो भाई अगर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स नहीं बताऊंगा तो मैं आपको कार्नोट साइकिल नहीं समझा पाऊंगा। अगर मैं तुमको कार्नोट साइकिल नहीं समझा पाऊंगा तो मैं रिवर्स कार्नोट साइकिल नहीं समझा पाऊंगा। और मैं पहले टॉपिक को आपको बोल दूंगा कि भाई आपने पहले पढ़ लिया है। गेटिंग माय पॉइंट? सो मैं नहीं चाहता, मैं आपको चाहता हूं कि मैं अच्छे से अगर स्टार्ट कर रहा हूं अच्छे से करेंगे और खत्म भी अच्छे वे में करेंगे। सो डोंट वरी, उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? अगर मैंने स्टार्ट करवाया है अच्छे वे में, मैं खत्म भी अच्छे वे में करवाऊंगा। इस सब्जेक्ट में आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा ही होगा। डोंट वरी, जो मैंने आपको बोला ना 4 से 5 नंबर, वो 4 से 5 नंबर आपके हाथ में दिलवा के रहूंगा, ठीक है? ये मेरा प्रॉमिस है। क्लियर है क्या पॉइंट मेरा? ठीक है, क्लियर है मेरा पॉइंट? ठीक है, चलो फिर आप मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास की टाइमिंग सेम, ठीक है? चलो मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है? थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।